यस, लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं और सिर्फ अपने ना इमिग्रेंट्स नहीं, कैनेडियन बोर्न सिटीजन्स भी कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। और वो क्यों जा रहे क्या हैं, हो उसका गया? रीजन क्या है? क्या हो गया? इसकी बात बिल्कुल मत सुनना। क्या हो गया? मैं क्या, लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। आ भी बहुत रहे हैं। आ भी रहे हैं, तो इसकी बात मत सुनना, जो मैं बताऊंगी वो उस पे ध्यान देना। पर ये कंटेंट मेरा है, फिर मैंने क्या लिखा हो है। गया? तो जो ऑथेंटिक मैं बोल, इन्फॉर्मेशन तो मेरी है। मेरे पास है, रिसर्च मेरी है, चल सुन R&D लेना मेरी है। यार, सुन लेना बेचारे की। तो पॉइंट इज कि लोग कनाडा में आ भी बहुत रहे हैं और जा भी बहुत रहे हैं, दोनों ही है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं, ठीक है। अब कनाडा में आ क्यों रहे हैं ये तो आपको पता ही है, राइट। पर अब यहाँ से जा क्यों रहे हैं, इस चीज पे थोड़ा नजर डालते हैं आज। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हार्श वेदर। ये तो सबको पता है कनाडा की विंटर्स के बारे में। और इस हार्श वेदर में जो सबसे ज्यादा लोगों को होता है दैट इज सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसे सैड भी कहते हैं और हम उसे विंटर डिप्रेशन भी कहा जाता है उसे। वेल एक्चुअली विंटर डिप्रेशन इज सिर्फ ये कहने को नहीं है, ये एक्चुअली लोगों को होता भी है, मैंने स्पेशली भी फील किया न्यूकमर्स। यस, मतलब जैसे अभी हम तो स्टिल वी आर इन ब्रिटिश कोलंबिया, राइट, जहाँ के विंटर्स कंपैरेटिवली उतने हार्श नहीं हैं, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो 4:30 बजे यहाँ पूरा अंधेरा हो चुका होता है, ठीक है। तो सर्दियों में हर जगह होता है, बट 4:30 इज टू अर्ली। आप घर पे पहुंचते भी नहीं और आपको लगता है कि रात हो चुकी है, एंड नाउ लाइक यू हैव नथिंग टू डू, ठीक है। तो ये वाली जो फीलिंग होती है ना, अब क्या करें, आपको 5 बजे ही लगने लगेगा कि अच्छा 9 बज गए। और काफ़ी जगह जैसे -30 टेम्परेचर है, -20 डिग्री भी है, तो वहाँ पे है ना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट विंटर्स के यहाँ पे अपने एक फ़ायदे हैं, जैसे स्नो पड़ती है तो आप जैसे स्की कर सकते हो, स्नो बोर्डिंग कर सकते हो, तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपको नई खुल जाती हैं। स्पेशली इमिग्रेंट्स को जो बाहर से आ रहे हैं तो उन्हें काफ़ी नई एक्टिविटीज़ मिलती हैं, सो वो करो और इन्जॉय करो विंटर्स। तो दूसरा जो पॉइंट आता है दैट इज हेल्थ केयर सिस्टम। कनाडा में हेल्थ केयर कवरेज है गवर्नमेंट की, लेकिन दैट इज नॉट 100% और कवरेज। जैसे सबको पता है कि हेल्थ केयर फ्री है, हाँ, पर उसमें क्या क्या फ्री है यार? अब जो डेंटल है और जो आई केयर है वो उसमें बिल्कुल फ्री नहीं है, और वो यहाँ पर बहुत कॉस्टली है। और इसीलिए तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इम्प्लांट की वजह से हमने अपने 3 महीने एक्सटेंड किया। क्यों? क्योंकि है ना, जितना वहाँ पे खर्चा हुआ है मेरे है ना इम्प्लांट का, वो यहाँ पे शायद उससे 4 गुना ज़्यादा खर्चा होता, और यू नेवर नो कि और कितना होता। तो हेल्थ केयर सिस्टम कोविड की वजह से, आफ्टर कोविड, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ढीला पड़ चुका है। डॉक्टर्स नहीं आपको अवेलेबल होते यहाँ पे जल्दी, और एमरजेंसी और अपॉइंटमेंट की वेटेंस बहुत ज़्यादा रहती है। तो वो भी एक लोगों का थोड़ा वापस जाने का रीज़न रहता है, स्पेशली जब भी उन्हें किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो वो अपनी होम कंट्री में जाना प्रेफर करते हैं। और इसलिए जाते भी हैं लोग, क्योंकि लोग सोचते हैं कि है ना, अगर हम जैसे कि जो भी वो कंट्री से आ रहे हैं, अगर वहाँ जाके खर्चा करके टिकट्स का इलाज करा के वापस आ जाएं तो उन्हें वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। थर्ड पॉइंट इज़ हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब कनाडा में इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है कि वो आसमान छू चुका है। मतलब ग्रॉसरीज हो, गैस प्राइसेस हो, या स्पेशली फ़ोन के बिल्स, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और फ़ोन के बिल्स तो इस टाइम आई गेस कनाडा से ज़्यादा कहीं पर होंगे नहीं। आपको एवरेज $50 अ मंथ का पैकेज आपको पड़ता ही पड़ता है, एंड $50 अ मंथ इज अ बिग अमाउंट। और जिन लोगों का पहले, अब से 2-3 साल पहले जो ग्रोसरी का बिल था, अगर 200 वो डॉलर खर्च करते हैं पर मंथ, इस समय वो नियर अबाउट $300 या $280 के आसपास पहुंच चुका है। तो उतनी पे नहीं बढ़ी जितना बिल बढ़ चुका है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज होम सिकनेस। अब जैसे एज अ न्यू इमिग्रेंट कनाडा में आते हैं तो यहाँ पे ना कोई फ्रेंड सर्कल होता है, ना कोई सोशल सर्कल होता है, तो उस केस में काफ़ी होम सिकनेस फील होने लग जाती है कुछ टाइम बाद। स्पेशली जो भी कोई फेस्टिवल्स होते हैं तो उस पर ज़्यादातर, बिकॉज यू आर अलोन है, ठीक है। अगर आप कपल आ रहे हो तो स्टिल यू हैव समबडी टू टॉक टू। अगर स्टूडेंट आए हो या अकेले आए हो, फिर वो फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज यू हैव nobody to talk to, nowhere to go to। और अभी इसकी एग्जांपल जैसे अभी लोहड़ी निकल के गई है, तो हमें पता तो भी नहीं पता भी नहीं था कि लोहड़ी है।
हमें तो घर वालों का जब फ़ोन आया, विश किया, तब हमें हुआ रियलाइज़ कि यार आज लोहड़ी है यहाँ और पे वो खत्म भी हो गई और ऐसे ही, ख़त्म भी हो गई। पता भी नहीं चला। तो होम सिकनेस से फाइट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि कॉन्टिन्यूस अपनी फैमिली के साथ टच में रह सकते हो। यहाँ पे एक अपना फ्रेंड सर्कल बिल्डअप कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली दैट विल टेक टाइम, सो बी पेशेंट। यस, सब वे चंगा हो जाता है जी थोड़ी देर बाद। तो अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज़ हाई जॉब एक्सपेक्टेशंस। जब हम कनाडा आने की तैयारी कर रहे होते हैं या कहीं पे भी और कंट्री में आप जाते हो तो लगता है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा ही पता नहीं क्या मिलने वाला है, ठीक है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, स्पेशली इन कनाडा। लास्ट मंथ से अगर हम बोलेंगे, जब से स्टूडेंट्स के यहाँ पे 40 आवर्स हो गए हैं, तो द जॉब मार्केट हैज़ गॉन रियली डाउन, ठीक है। स्पेशली जब आप यहाँ पे आते हो, आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। आप अपने होम कंट्री में बहुत अच्छे लेवल पे हो सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पर आके यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, दैट इज़ अ फैक्ट। अब जैसे आप वहाँ पे कोई सीनियर एनालिस्ट की पोस्ट पे हो या कोई भी सीनियर पोस्ट पे हो, तो आपको कनाडा में आके वो एकदम सीनियर पोस्ट नहीं मिलेगी। ऑब्वियस है, उसके 2 या 3 लेवल नीचे ही जॉब मिलेगी और वो आपको एक्सेप्ट करके वो करना ही पड़ेगा। तो आपको पहले यहाँ पे कैनेडियन एक्सपीरियंस लेना ही लेना है, तो जाके आप अपने उस लेवल पे आ सकते हो। वो भी आपको टाइम लगेगा। तो अगेन यू हैव टू बी पेशेंस। तो हमारा अगला पॉइंट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अब जैसे है ना, इमिग्रेंट्स कनाडा आते हैं, वो है ना काफ़ी सारे है ना वीडियोस देखते हैं। तो उस वीडियोस में जैसे कोई डोज कार खरीद रहा है, कोई $1 मिलियन का घर खरीद रहा है, तो वो एक्सपेक्टेशन लेके वो यहाँ पे आ जाते हैं कि है ना 1 साल के अंदर हम भी ये अचीव कर लेंगे, और ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, आप कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स अगर आप किसी नई जगह आए हो, स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, तो टाइम लगेगा ना आपको स्टेबल होने में। तो उस टाइम के साथ अगर आप पेशेंस के साथ प्रोसीड करोगे, तो ऑब्वियसली यू कैन अचीव ऑल योर ड्रीम्स जो भी आपके हैं, बट बी पेशेंट फॉर दैट। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। अब है क्या कि अब अगर आप नई कंट्री में आए हो, तो आपको शुरू में रेंट भी देना होगा, आपको कुछ काम के लिए लाइसेंस भी चाहिए होगा, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी आ जाता है, या फिर आपको किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाने के लिए वर्क लाइसेंस चाहिए होगा, या आपको ग्रोसरीज लेनी है बिगनिंग में, रेंट देना है, कुछ भी हो सकता है। तो उन सब के लिए अगर आपकी इनकम अभी तक नहीं है, तो आपको आपकी होम कंट्री की करेंसी में स्पेंड करना पड़ेगा, और वो जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब तक आपकी यहाँ पर जॉब एक स्टेबल नहीं लग जाती है, वो बहुत हैवी पड़ता है आपके ऊपर। तो उसके कारण भी बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड दे गो बैक टू देयर होम कंट्री। और लाइसेंस में क्या होता है कि जैसे है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिक्योरिटी लाइसेंस लेते हैं, या वॉलमार्ट या अमेजोन में काम करने के लिए फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस लेते हैं, या फर्स्ट एड, या बहुत सारे होते हैं। तो उन सब में आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, जैसे $200, $400, जो कि फिर ऑब्वियस एक्सपेंसिव पड़ता है। और इवन यहाँ पे अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस का भी एक लेसन भी लेते हो, तो दैट कोस्ट यू अप्रोक्सीमेटली $50 पर आवर, तो बहुत ज़्यादा होता है वो। लेकिन बी पेशेंट। अगला पॉइंट है एक्सपेंसिव रियल एस्टेट एंड रेंट्स। अब आप सबने सुना होगा कि है ना महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, तो वैसे ही यहाँ के रेंट और रियल एस्टेट के दाम भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रहा है, एक तो अपना रेंट पे करना और नई प्रॉपर्टी खरीदना। इवन यहाँ के इंटरेस्ट रेट भी बहुत बढ़ चुके हैं, जिस वजह से जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं वो भी यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। सिर्फ इमिग्रेंट्स नहीं है, कैनेडियन सिटीजन्स भी है ना प्लान कर चुके हैं अपना यहाँ से छोड़ने का। और जो रेंट का अगर जहाँ तक हम बात करते हैं, तो वो ब्रिटिश कोलंबिया में स्पेशली वैंकूवर वाला एरिया जो है, या नियर बाय एरिया जो है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर हम करंट डेट में देखें, तो आपको एक प्राइवेट रूम सेट जो है वो भी आपको $1200 से $1500 तक अप्रॉक्सीमेटली पड़ जाता है, विच इज़ वेरी टू कॉस्टली। यस। और अगला रीज़न जो है वो है नो एक्सटर्नल हेल्प। जब आप अपनी होम कंट्री में होते हैं, तो आपकी पूरी फैमिली होती है, ठीक है, माँ के घर का खाना, माँ के हाथ का खाना, माँ के हाथ का खाना। तो उसके अलावा भी आपकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड होती है, ठीक है। घर का काम हो गया, बाहर का हो गया, ग्रोसरीज हो गई, या कुछ भी हो गया, घर में सब फैमिली मेंबर्स होते हैं, सब मिलके करते हैं, या फिर एक्सटर्नल हाउस हेल्प भी होती है, उसका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पे जब हम लोग आते हैं,
तो स्टूडेंट्स हो गए स्पेशली, जिनको कोई काम की आदत होती ही नहीं है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है उन्हें। बाकी अगर कपल्स भी आते हैं या वर्क परमिट पर लोग आते हैं, उनके लिए भी हर एक चीज़ शुरू से लेके एंड तक सब कुछ खुद से करना, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी सपोर्ट के, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, ठीक है? क्योंकि इसमें आप काम भी कर रहे हो, खाना भी बना रहे हो और सारे हाउस होल्ड वर्क कर रहे हो, तो दोनों चीज़ें मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और लास्ट आपके तक। पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है? और आपकी कोई सपोर्ट भी नहीं है कि अगर आपको एक दिन नहीं करना या आपकी तबीयत खराब है, ठीक है? तो कोई आपकी हेल्प कर दे, तो वो आपके पास ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। और अगर तबीयत खराब है, आप तब भी छुट्टी भी आपको नहीं ले छुट्टी नहीं ले सकते। सकते, काम तब भी जाना है, क्रोसिंग खाओ या कोई भी मेडिसिन खाओ और अपने काम पे जाओ, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे छुट्टी लेना। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आपकी अर्निंग ज़्यादा नहीं होती है, और अगर आपने छुट्टी कर ली तो आपकी वो पूरी सैलरी आपने उस दिन की लूज़ कर दी, ठीक है? तो बहुत भारी पड़ता है वो। और इसी के साथ हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कैनेडियन पासपोर्ट। अब लोग यहाँ पे आते हैं एज अ इमिग्रेंट और वो यहाँ का पासपोर्ट ले लेते हैं। लाइक उन्हें ना 3 साल पूरे करने होते हैं, फिर वो अपना एक टेस्ट देते हैं जिसमें वो कैनेडियन सिटीजन बन जाते हैं, फिर उन्हें कनाडा का पासपोर्ट मिल जाता है। और आप सबको पता है कि कनाडा का पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके साथ आपको 185 कंट्रीज़ का वीज़ा मिल जाता है कि आप यहाँ पे वहाँ पे फ्री ट्रैवल कर सकते हो। और स्पेशली लोग क्या करते हैं कि एज अ इमिग्रेंट कनाडा आते हैं और फिर 3 सालों बाद वो यूएसए मूव हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियस है कि है ना, हर चीज़ कम है, इन्फ्लेशन कम है, सैलरी ज़्यादा है, तो आप सेविंग भी ज़्यादा करते हो, तो इसलिए वो कनाडा से मूव कर जाते हैं। इवन कैनेडियन सिटीजन्स भी इसलिए मूव कर रहे हैं कि उनके पास काफ़ी अच्छी ऑप्शंस आ जाती हैं और कंट्रीज़ में, तो इसलिए वो यहाँ से मूव कर जाते हैं। तो अब इन सारे पॉइंट्स के बाद देखने की बात ये है कि हर एक चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं, जैसा हमने बिगिनिंग में बोला था। अब अगर आपने कुछ डिसाइड किया है, जब हम अपनी कंट्री में होते हैं तो एक स्टेट भी अगर हम मूव करते हैं तो हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है वहाँ सेट करने के लिए, ठीक है? यहाँ तो आपने पूरी की पूरी कंट्री मूव कर दिया, आप अपनी जॉब सब कुछ छोड़ के आए हो, तो ऑब्वियसली आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि फटाफट से जाते ही सब बहुत बढ़िया हो जाएगा, राइट? कि टाइम 1 साल लगेगा। में सब कुछ हो जाएगा। हाँ, टाइम लगेगा और वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन इसके कुछ प्रोज भी हैं, ठीक है? एनवायरनमेंट अच्छा है, सेफ है, क्लीन है, करेंसी इतनी स्ट्रांग है, तो अगर आप चाहो अपने फाइनेंसेस अच्छे से प्लान करो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बट यस टाइम लगेगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और बच्चों की एजुकेशन फ्री है, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ के बेनिफिट्स हैं। सो घबराना नहीं है, बकल अप, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो जो भी यहाँ पे आ रहा है। तो जहाँ रहो अच्छे से सोच समझ के प्लान करके वो डिसीजन लो, और अगर आप यहाँ आ रहे हो तो वेलकम टू कनाडा, और आप जहाँ भी हो वहाँ पर खुश रहो। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको लग रहा है कि इससे आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग डाउट्स हैं, सो डू कमेंट अस।